हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं बिजनेस कम्युनिकेशन की 4th यूनिट लेके। जी हां, 3 यूनिट पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सारे डाउट्स अभी तक जितने भी पूछे गए हैं उन सबका सॉल्यूशन हमारी ओर से दे दिया गया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू कमेंट। 4th यूनिट पर मैं आ गया हूं। 5th यूनिट भी आज ही पूरी कोशिश रहेगी। ये यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप MBA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, अगर प्रोफेशनल किसी भी कोर्स में हैं तो आपको एक बात का पता होगा, रिज्यूम, CV, ठीक है, GD, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। इन मुद्दों के ऊपर अपन इस यूनिट के अंदर बहुत ज़्यादा डीपली बात करने वाले हैं कि मतलब जिन भी बच्चों को अगर पर्सनल इंटरव्यू रिगार्डिंग जो भी क्वेरी है सारी की सारी इस यूनिट में मैं एड्रेस करूंगा, क्योंकि ये एकेडमिक के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इवन द पर्सनल ग्रूमिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो इसका टॉपिक आता है वो आता है एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन। अब एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन का मतलब जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके CV या रिज्यूम से स्टार्ट होते हुए आपका ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, फिजिकल टेस्ट, ये और फाइनल मेडिकल टेस्ट, इसी तरीके से ये एंड ऑफ द डे आपकी जो इंडक्शन वीक रहता है वहां तक ये ग्रुप डिस्कशन कम्युनिकेशन चलता है। और उसके बाद आपका और कम्युनिकेशन वेरियस मोड के थ्रू, जैसे कि अपन ने वाई देखा था, स्ट्रेट लाइन देखा था, जिससे अप एंड डाउनवर्ड देखे थे, वो वेरियस काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन चलते हैं। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ है इनिशियल फेज में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो थॉट्स का नॉलेज एक्सचेंज हो रहा होता है, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। अब यहां तो पहला नेक्स्ट पॉइंट आ गया, राइटिंग CV और रेज्यूम। यहां पर दो वर्ड हैं, याद रखना, एक होता है रेज्यूम और एक होता है CV, है ना। डिफरेंस बट छोटा सा डिफरेंस है। और एक होता है बायोडाटा। तीनों का डिफरेंस अभी क्लियर कर देता हूं ताकि कभी भी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। यहां पर मैं बात करता हूं 3 चीजों की। पहले तो है हमारा रेज्यूम, उसके बाद है CV, करिकुलम विएट इसको बोलते हैं, इसके बाद आता है हमारा बायोडाटा। ठीक है, क्या डिफरेंस है अभी आप सीख जाओगे तीनों के अंदर। जब अगर फ्रेशर कोई बंदा होता है, फ्रेशर मींस कि अभी तक उसको कोई जॉब का एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, तो वो रिज्यूम लिखते हैं। इसके अलावा रिज्यूम के अंदर सारी चीजें शॉर्ट में मेंशन होती हैं, शॉर्ट में मेंशन होती है ना। ये इसके 2 मेन इंग्रेडिएंट है। मतलब कोई एक्सपीरियंस बंदा भी रिज्यूम लिख सकता है अगर लिखना चाहे तो, ऐसा कोई टेक्निकली बात नहीं है। केवल ये रहता है कि रिज्यूम जो होता है वो शॉर्टर होता है, मींस के 1 पेज 2 पेज के अंदर ये कंपाइल हो सकता है ना। CV एक ब्रॉडर परसेप्शन से होता है। CV के अंदर आपका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तभी आप CV लिख सकते हो। यह बात याद रखनी है। थोड़ा सा आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देनी होती है। डिटेल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है सर? डिटेल इंफॉर्मेशन का मतलब यहां पर यह है कि यदि आपने कहीं से कोई BTech का कोर्स करा है सपोज, तो न केवल आप लिखोगे BTech पास, बल्कि उसमें आपको यूनिवर्सिटी का नेम, अच्छे परसेंटेज आए हैं, CGPA आया है तो वो भी लिखना होगा, और पास आउट ईयर, कौन सा पास आउट कौन से साल में करा था, 22, 23, 24, 25 तो है नहीं, 24 आने वाला है, तो 21, 20, 19, 18 किसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें करी हैं, ये सारा का सारा आपको लिखना चाहिए। तो ये एक CV का प्रारूप होता है जिसमें हम ब्रॉडर वे के अंदर बात करते हैं। नेक्स्ट अपन इसके पॉइंट पे आते हैं, बायोडाटा। अभी मैं डिफरेंस समझा रहा हूं, फिर एक एक करके सारे टॉपिक डीपली समझेंगे। जब मैरिज के लिए प्रपोजल जाता है, लड़का वाला लड़की के लिए और लड़की वाले लड़के के लिए जब प्रपोजल भेज रहे होते हैं कि हमारे लड़के ने ये कर रखा है, हमारी लड़की ने ये काम आते हैं, ये काम कर रखे हैं, इतना उसको क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें, अभी यहाँ वर्किंग वुमेन है या वर्किंग मैन है, ये सारी की सारी चीज़ें, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, इसमें उसकी हॉबी भी आएगी, उसका फेवरेट कलर भी आएगा, उसकी ईटिंग हैबिट भी आएगी, उसकी ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग की हैबिट भी आएगी कि करता है नहीं करता, करता है तो किस लेवल पे करता है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन करी जाती है। आई होप ये क्लियर हो रहा है। हाँ,
तो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। मीन्स कि बायोडाटा के अंदर हम हमारी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, हॉबीज, जितना भी कलर हो सकता है, यानी कि एज यदि आप जो कह सकते हो हस्बैंड वाइफ के अंदर, वाइफ हस्बैंड के अंदर जो भी सारी चीज़ें देखते हैं उन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। मीन्स कि आपकी जॉब तो होती ही है, उसमें आपकी हॉबी भी हो सकती है, फेवरेट मूवी, फेवरेट कलर हो सकता है, कास्ट कम्युनिटी होती है, ठीक है, आपकी हाइट, हेल्थ, इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें मेंशन होती है। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर नहीं होती। इसका पर्पस जो होता है बेसिकली प्योर मैरिज प्रपोजल के लिए बायोडाटा बनाया जाता है। रिज्यूम जो है वो फ्रेशर्स बनाते हैं, सीवी थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, ये मेन डिफरेंस होता है। रिज्यूम शॉर्टर वे के अंदर होता है, सीवी थोड़ा सा डिटेल इंग्रेडिएंट इसके अंदर बताए जाते हैं कि कौन सा कोर्स कहाँ से, यूनिवर्सिटी कितने डिग्री, कितने परसेंटेज के साथ में करा है। अब कौन सा बढ़िया है, अभी अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको रिज्यूम के ऊपर जाना चाहिए, और अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आप उसका टाइटल सीवी दे सकते हो, है ना। द करिकुलम रिलेट्स it involves creating concise document, the outline of individual education, work experience। देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात आई है। स्किल्स एंड द accomplishment। स्किल्स यानी कि कौन कौन से अभी भी उसने टास्क सीखे हैं। हो सकता है आपने एमएस ऑफिस का कोई कोर्स किया हो सकता है आपने डेटा साइंस में कोई कोर्स किया हो सकता है आपने कोई आईटी या नॉन आईटी रिलेटेड कोई कोर्स किया हो, और इसके अलावा कोई अचीवमेंट आपके रहे हो, लाइक कि हमने क्रिकेट में कोई वर्ल्ड कप जीता तो नहीं है, अभी बोलते हुए बुरा तो लग रहा है लेकिन हार गए हम वर्ल्ड कप, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई क्रिकेट के अंदर या किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर कुछ अचीवमेंट किया है। अच्छा, यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि सर हमने रेस में पार्टिसिपेशन करा था, क्या वो हमारा अचीवमेंट है? तो नहीं है। जब तक आपके पास कोई मेडल नहीं है आपके पास अचीवमेंट नहीं है, और उसके साथ मेडल के साथ आपको प्रूफ भी चाहिए, यानी कि कोई सर्टिफिकेट उसमें होना जरूरी है। तो ये दोनों चीज़ें होनी जरूरी हैं, और हो तो किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट हमारी जो है उसके द्वारा, इंटरनेशनल बॉडीज़ के थ्रू अगर कोई इवेंट हो रहा हो तो उसकी वेटेज ज़्यादा होती है, लोकल बॉडीज़ की वेटेज कम होती है। समझ गए ना। बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपका किसी में भी पार्टिसिपेशन, किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेशन आपका अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट तभी होगा तब आपने उसको जीता होगा, और तभी लिखना चाहिए। मैंने 10 पार्टिसिपेशन करा, 20 पार्टिसिपेशन करा तो नहीं लिखना। लेकिन वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, इसमें आपने जितने नंबर्स ऑफ कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सेमिनार्स अटेंड करी है वो आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि उससे आप कुछ लर्निंग आउटपुट आया होगा। स्किल आपको लिखनी है, स्किल के अंदर आप हो सकता है आईटी की स्किल आप मेंशन करो, इंटरनेट की स्किल हो सकती है आपकी, है ना, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की स्किल हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि आपको कोई क्राफ्टिंग में स्किल हो सकता है कोई एडवांस टेक्नोलॉजी में आपने डिप्लोमा किया हो, एआई में कोई डिप्लोमा किया हो, तो वो सारी की सारी स्किल एनहांसमेंट में आपकी आ जाती है। तो ये राइटिंग सीवी एक बेसिकली शॉर्ट फॉर्मेट है, इसका एक डमी मैं आपको मेंशन भी कर दूंगा जिससे और समझने में इजी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका ग्रुप डिस्कशन, है ना। थोड़ा सा हम कोर्स को भी इसमें साथ में लेते हुए चल रहे हैं। अगर आप चाहेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर योर सीवी, हाउ टू प्रिपेयर योर रिज्यूम, या हाउ टू प्रिपेयर योर बायोडाटा, तो ये सर बताइए, तो मैं एक बार कोशिश करूंगा आपको उसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाने के लिए कि आपको सीवी कैसे बनाना है, आपको रिज्यूम कैसे राइट करना है, या बायोडाटा कैसे राइट करना है। वैसे बायोडाटा कह सकते हो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तीनों का, तो उसके थ्रू ही फॉलो किया जाता है। तो अगर आप चाहेंगे तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहाँ पर यूजुअली क्लास के अंदर जब एग्जाम में जाएंगे आप बिजनेस कम्युनिकेशन में, तो एक रिज्यूम का फॉर्मेट आपसे, सीवी का फॉर्मेट आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, और एक ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन एक बेसिकली एक एक्टिविटी होती है, आपकी जॉब को अचीव करने के सिलेक्शन प्रोसेस की एक एक्टिविटी होती है। इसमें इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है। यहाँ पर आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ एक्सरसाइज कराई जाती है, एक आइडिया, ओपिनियन और पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करी जाती है कि आपका उसके बारे में क्या सोचना है। लाइक कि अभी इलेक्शन का समय चल रहा है पूरे इंडिया में, तो इलेक्शन में मीन्स के आप कह सकते हो कि जो इलेक्शन चल रहे हैं इसके अंदर जो हमारे नेता लोग खड़े हुए हैं, इसमें एज ज़्यादा जरूरी है, मीन्स के एक्सपीरियंस ज़्यादा जरूरी है कि यूथ ज़्यादा जरूरी है। तो एक टॉपिक आ गया इन पॉलिटिक्स, द यूथ इज नेसेसरी और द एक्सपीरियंस इज नेसेसरी, विच वन इज द बेटर। हाँ, ये एक जनरल टॉपिक दे दिया। इस पर आपका एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, इस पर आपका परसेप्शन जानना होगा। अब ये करना क्या होता है और इस ग्रुप एक्टिविटी को अपन परफॉर्म कैसे करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे, मतलब इसको क्रैक कैसे करेंगे। पहले एक्टिविटी तो आपको समझ में आ गई कि एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपका व्यू पॉइंट है। पहले ये बेसिक पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। और इस चीज को समझ के कि इसको क्रैक कैसे करना है, लगभग सारे जीडी क्रैक हो जाते हैं। मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो नॉर्मल कंपनीज के जीडी होंगे वो आप इजीली क्रैक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होती है,
अभी सारे मुद्दों पे बात कर लेते हैं, है ना। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं डिटेल में, और ये काफ़ी आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूँ। तो जीडी के अंदर देखिएगा कौन कौन सी चीज़ें होती है। एक तो पर्पस, एक उसका स्ट्रक्चर, एक उसका टॉपिक, स्किल, एसेस्ड, इवोल्यूशन क्राइटेरिया क्या है, रूल्स क्या है, और टाइम मैनेजमेंट। ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर होगी। यानी कि 15-20 मिनट का सीवी जीडी होगा। इस जीडी में एक टॉपिक दिया जाएगा, इसकी आपके ऊपर कमांड देख करी जाएगी, आपकी स्किल चेक करी जाएगी, एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा, और पर्पस क्या है इसका, कौन से परसेप्शन आपको चेक करा है। ठीक है, अब ये तो हो गई सारी बुकिश बातें। अब मैं प्रैक्टिकली आपको चीज़ें समझाता हूँ। मान लेते हैं जीडी के अंदर एक टॉपिक आया है, लीडर्स आर बोर्न और मेड। मतलब नेता पैदा होते हैं, जो नेता रहते हैं, जो लीडर्स रहते हैं, वो पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं। काफ़ी इस तरीके का टॉपिक है, लाइक महात्मा गांधी साहब पैदा हुए, अवतरित हुए, उनको किसी ने बनाया नहीं। अहिंसा का जो नॉन वायलेंस उन्होंने दिया, वो मतलब कि आज भी हमको अपनाने में काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। आज भी कोई हमको चिल्ला देता है तो हम नॉन वायलेंस हो जाए, हम एक गाल की जगह दूसरा गाल आगे कर दें और सामने वाला चला जाए, ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो एक परसेप्शन इसका ये है। दूसरा परसेप्शन ये कहता है कि सारे MBA कॉलेजेस, BBA कॉलेजेस, सारे जो बिजनेस स्कूल्स हैं, वो सारे लीडर्स बनाने के लिए और वर्क कर रहे हैं। पूरी इंडियन गवर्नमेंट लीडर्स बनाने के लिए वर्क कर रही है। तो लीडर्स बनाए जा सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, और लीडर्स पैदा होते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो जीडी का हमेशा आपको एक ऐसा टॉपिक मिलेगा, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, हमेशा एक ऐसा टॉपिक मिलेगा जिसके दोनों साइड यस होगा। मतलब कि इस टॉपिक पे भी बोला जा सकता है और अदर टॉपिक पे भी बोला जा सकता है। ठीक है, यानी कि चाइना के साथ डीलिंग पे भी बोला जा सकता है और पाकिस्तान के साथ डीलिंग पे भी बोला जा सकता है। तो सारी बातें मीन्स दोनों यस यस वाला होगा या दोनों नो नो वाला होगा, दोनों कॉम्बिनेशन से अपन को बोला जा सकता है। अब होता क्या है, जीडी में जैसे ही आप जाओगे, एक पैनल होगा, एक ग्रुप, एक बेसिकली एक टेबल चेयर दे दी जाएगी, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए होंगे और आप सबको यहाँ पर राउंड सीट में बैठा दिया जाएगा। जो इंस्ट्रक्टर होगा वो यहाँ या हेड ऑफ द चेयर करके बैठा होगा और एक टॉपिक दे देगा। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जीडी के अंदर, वो याद रखना कि टॉपिक को समझना। अगर आपने टॉपिक को नहीं समझा तो आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक को समझना। फॉर एन एग्जाम्पल, एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। टॉपिक क्या आया, छोटा सा टॉपिक मैं बोलता हूं, एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, यानी कि शिक्षा सक्सेस के लिए बहुत आवश्यक है। तो सबने कुछ ने कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं होता, धीरूभाई अंबानी साहब कम पढ़े लिखे हैं तो भी वो हायर रैंक पे पहुंच गए, उन्होंने इतनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्री बना दी। इसके अलावा मारवाड़ी लोग जो हैं वो कम पढ़े लिखे में स्टार्टिंग एज में थे, तब भी उन्होंने काफ़ी वर्ल्ड के अंदर नाम कर रखा है। तो एजुकेशन सर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, रिच बनने के लिए आपको एजुकेशन ज़रूरी है। जबकि कुछ क्या कहेंगे, नहीं सर मुकेश अंबानी साहब को देख लीजिए, उनकी जो एजुकेशन है हायर एजुकेशन है, जिसके कारण वो आज जियो लॉन्च कर पाए हैं और अपने इंडस्ट्री को नए परसेप्शन से ले गए हैं। तो एजुकेशन काफ़ी ज़रूरी है। तो दोनों मॉड्यूल रहेंगे। अब यहाँ पर ये आपको बात ऐसी लग रही है, क्या किसी ने इस टॉपिक को अच्छे से समझा? एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, यहाँ पर शिक्षा की बात हो रही है। एजुकेशन में भी 2 टाइप हैं। अब देखिए, एक वो एजुकेशन होती है जो हमको यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, यानी कि एक ऑफिशियल एकेडमिक एजुकेशन जो हमको किसी इंस्टीट्यूट से मिल रही होती है, यानी कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से मिल रही होती है। और एक नॉन एकेडमिक एजुकेशन होती है जो हमको हमारी सोसाइटी से मिलती है। लाइक धीरूभाई अंबानी भले हो सकता है कि इतने हायर रैंक ऑफ स्कूल में नहीं गए हों, लेकिन उन्होंने जो उनकी सोसाइटी से लर्निंग रही, उन्होंने उनके जो एटमॉस्फेयर से सीखा, उन्होंने उनकी जो सोसाइटी, फ्रेंड सर्किल, फैमिली ने उनको जो ग्रोन अप किया, उसके थ्रू उनका एजुकेशन लेवल हाई था। तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो अशिक्षित, पर वो जो नॉन एकेडमिक उनका क्वालिफिकेशन हाई था। तो एजुकेशन तो नेसेसरी है। तो यस के अंदर ही सारे पॉइंट है, लेकिन यहां पर आपको यह समझना होगा कि क्वेश्चन पूछा गया एकेडमिक एजुकेशन के बारे में कि नॉन एकेडमिक एजुकेशन के बारे में या ओनली एजुकेशन के बारे में। क्योंकि बिना शिक्षा के सक्सेसफुल बनना नहीं जा सकता, क्योंकि आपको भले आप कहीं से भी सीखो,
सीखना तो होगा, सोसाइटी से सीखो या आप किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट से जाकर सीखोगे तभी आप बड़े बनोगे, है ना। जितना इंसान सीखेगा, जितना लर्निंग करेगा, इतनी अर्निंग होगी, जितना लर्निंग करेगा उतनी ही अर्निंग होगी, लेकिन लर्निंग करना जरूरी है। तो लर्निंग तभी हो पाएगी जब वो कहीं से भी सीख रहा हो, या तो वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स हो सकते हैं, ट्यूशन क्लासेस हो सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, यूट्यूब के वीडियोज हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने अपनी सोसाइटी, फ्रेंड्स, कल्चर या अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा हो। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जीडी के अंदर कि यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। जैसे ही आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आपको एक शॉर्ट वहां पर पेज मिल जाता है, वैसे ही नॉर्मल सारे जीडीज में प्रोवाइड होता है। कुछ पॉइंट्स वहां पे लिख लेने जो आप उसके फेवर में बोलना चाहते हैं, अगेंस्ट में बोलना चाहते हैं। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर आती है कि कौन स्टार्ट कर रहा है, इनिशिएट कौन कर रहा है। जो स्टार्ट करता है, यकीन मानिए, वो हमेशा एक्स्ट्रा एड ऑन लेके जाएगा, क्योंकि आप देखा होगा क्रिकेट में जब फर्स्ट बॉलर होता है उसको स्विंग अच्छी मिलती है, फर्स्ट बैट्समैन आता है वो सारे सीमा रेखा के पास में नहीं जा पाते हैं, एक सर्किल 30 यार्ड के सर्किल के अंदर खिलाड़ी खड़े होते हैं, उठा के मार सकता है। जयसूर्या साहब मारते थे, बहुत उठा उठा के चौके छक्के मारते थे, है ना, सचिन तेंदुलकर साहब, राहुल द्रविड़। तो क्या होता है कि फर्स्ट को एडवांटेज जीडी के अंदर भी मिलता है। क्या मिलता है कि सबसे पहली नजर जो इन्विजिलेटर रहता है उसके उसी बंदे के पास जाएगी जो स्टार्ट कर रहा होता है। यानी लीडरशिप की फर्स्ट क्वालिटी क्या होती है कि आपको स्टार्ट करना होता है। लीडर क्या करता है, किसी को फॉलो थोड़ी कर रहा होता है, लीडर तो लीड कर रहा होता है, वो प्रमुख होता है। तो स्टार्ट जो भी करेगा उसको बहुत एडवांटेज मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी सब माइनस में हो गए, लेकिन उसको एडवांटेज मिल गया, उसको कुछ नंबर्स मिल गए। लेकिन यहां पर करेक्ट स्टार्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। यदि आपने स्टार्ट करा, अब समझ लीजिए कि कोई टॉपिक आया, मान लेते हैं यूक्रेन रशिया वॉर पे टॉपिक आ गया आपके पास कि यूक्रेन रशिया वॉर क्या क्यों हुआ है, क्या आपका परसेप्शन है, बताइए, है ना। तो आप किसी फेवर में बोल रहे हो या अगेंस्ट में बोल रहे हो वो तो बात समझ में आ रही है, लेकिन वहां को छोड़ के आपने तालिबान के ऊपर बात करना शुरू कर दी, वहां को छोड़ के आपने पाकिस्तान पे बात करना शुरू कर दी। लाइक हमारे बहुत सारे नेता लोग हैं, उनसे पूछोगे आपके दाम में इतना क्या, अरे दूसरे राज्यों में देखो कि ऐसा होता है। एक जनरल एग्जांपल से बता रहा हूं, कभी भी आप डिबेट देखोगे टीवी के ऊपर, जो क्वेश्चन पूछा जाता है नेता से, वो उसके अपोजिट दूसरे बोलता है कि इनके राज में ऐसा होता था, तो हमारे राज में भी इतनी महंगाई हो रही है, हमारे राज में इतना एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन आप वो चेक करो पिछले राज में कितना रहा। वो अपने क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा। तो अपन को नेता नहीं बनना है यहाँ पर, मीन्स के यहाँ पर आपको एक्चुअल में जो कह सकते हो टीवी डिबेट एंकरिंग का काम नहीं कर रहे हैं अपन, यहाँ पर क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं जीडी की। तो आपको इनिशिएट तो लेना है, लेकिन इनिशिएट आप प्रॉपर सही मैनर में लेना है। यानी कि अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तभी इनिशिएट लीजिए, वरना नेगेटिव इंपैक्ट भी दे देता है। अब पता चले आपका टॉपिक क्या चल रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर का चल रहा है, आप इंडो पाकिस्तान वॉर का बोल दें, आप म्यांमार वॉर का बोल दें, तो आपका स्ट्रेट अवे कैंसिल हो जाएगा कि ये बड़बोला है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर अपन को हार्म कर देता है। क्लियर हो रहा होगा आपको। तो सबसे पहला है कि टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है। सेकंड, स्टार्ट करने की कोशिश करनी है अगर आता है तो। थर्ड, अगर किसी और ने स्टार्ट कर दिया है या हमने भी स्टार्ट कर दिया है तो दूसरों की बातें एक्टिवली लिसन करनी है। क्या बोलना है मैंने, एक्टिव लिसनर होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, एक्टिव लिसनर। अब यहां पर लिसनर और एक्टिव लिसनर का मतलब दोनों अलग अलग है। एक्टिव लिसनर, अब यहां पर एक्टिव लिसनर क्या है, थोड़ा सा राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा, आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। तो एक्टिव लिसनर का मतलब क्या है, एक्टिव लिसनिंग का मतलब यहां पर ऐसा ही है कि आपको सामने वाले की बात सुननी भी है और समझनी भी है कि ये किस परसेप्शन से बोल रहा है, और उसको याद रखने की भी कोशिश करनी है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आपको मौका मिलेगा, यानी कि आप तो बोल के अभी चुप हो गए, अब जब बात कंक्लूड करने की बात आएगी या सेकंड टाइम आपको बोलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब आपको किसी का एग्जांपल लेके कि मेरे फ्रेंड ने ऐसा बोला था, मैं इनकी इस बात से एग्री हूं, मेरे फ्रेंड ने, और अगर आप उसका नाम भी कोट कर सको तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे इस फ्रेंड ने बोला था, मिस्टर पिंटू ने बोला था, मैं इसकी पूरी बात से डिसएग्री हूं कि ऐसा ऐसा नहीं होता, मैं बिल्कुल इससे डिसएग्री हूं और उसके सर्टेन रीजन ये है। क्लियर हो गया। 3 बातें अभी तक मैंने बताई। देखो, टॉपिक आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, स्टार्ट करने की कोशिश करनी है और एक्टिव लिसनिंग करनी है। 4th पॉइंट ये कहता है, जो प्रैक्टिस से ही आएगा, वो ये कहता है कि आपको आप इस टॉपिक से फैक्ट्स एंड फिगर, यानी कि डेटा होना बहुत जरूरी है।
डेटा, यानी कि अगर आप यूक्रेन रशिया वॉर की बात करने जा रहे हो तो आप बोलोगे कि $3 मिलियन, $30 मिलियन रशिया जो है वो डेली एक्सपेंसेस कर रहा है फॉर कैप्चरिंग द यूक्रेन, और यूक्रेन को इतनी आर्टिलरी इस पर्टिकुलर नेशन से मिल रही है। यहां पर जब आप डेटा के साथ अपनी बात प्रेजेंट करोगे, जब आप अपने पॉइंट्स बोलोगे कि 20 लाख पीपल्स जो आज गाजा पट्टी के अंदर, आज जब इसराइल ने वॉर शुरू कर दी है, हमास और इसराइल के बीच में वॉर हो रही है, तो 20 लाख पीपल ने अपने घरों से माइग्रेट हो गए हैं, उनके पास प्रॉपर फूड की आइटम्स नहीं है और सप्लाईज नहीं है। तो यहां पर जब आपने वो 20 लाख का फिगर बोला है, तब आपकी बात में वजन आना शुरू होगा, आया नहीं है ना, क्योंकि उसमें करेक्ट फैक्ट एंड फिगर भी आपको बोलने हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल देना है। तो जब आप करेक्ट फैक्ट एंड फिगर कोट करोगे, जब आप इनिशिएट करोगे, जब आप टॉपिक को बेटरली अंडरस्टैंड करोगे, जब आप एक्टिवली लिसन करोगे, तो आपका जीडी काफी अच्छे पॉजिटिव माइंड के सेट के साथ आगे बढ़ेगा। इसके साथ जब आप आगे बढ़ोगे, तब आपका जीडी कंक्लूजन, यहां पर आपको होता है जीडी का कंक्लूजन देना। क्या देना? कंक्लूजन, यानी कंक्लूड करना। उसका भी अपना महत्व है। हो सकता है कि आप स्टार्ट ना कर पाए तो आप कंक्लूड कर दें कि मेरे 5 साथी हैं या 7 साथी या 8 साथियों ने कुछ पॉइंट्स बोले, किसी ने ये बोला, किसी ने ये बोला, किसी ने ये बोला, किसी ने ये बोला, और मैं एंड ऑफ द डे कंक्लूड करता हूं कि ठीक है, यूक्रेन ने रशिया पे वॉर किया, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया, दोनों के ऊपर ड्रोन अटैक चल रहे हैं, लेकिन लोकल जो सिटीजन्स हैं वो परेशान हो रहे हैं। हमास ने गाजा पे हमला, हमास ने जो इजराइल पे हमला किया, इजराइल ने हमास पे हमला किया, लेकिन लोकल जो फिलिस्तीन के पीपल हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो बेसिकली इस तरीके की आइडियोलॉजी जिसमें मीन्स के ओवरऑल स्ट्रक्चर हो रहा हो, ओवरऑल सारी बातें कंप्लीट हो रही हो और कुछ उस जीडी से आउटपुट निकले हो, कुछ फैक्ट एंड फिगर निकले हो, वो सारी बातें आपको कंक्लूड करनी है। और आई होप सारे अपन इस बात पे एग्री करेंगे कि वॉर किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, हमें बात करनी चाहिए, हमें सारी बातें शांति से सुलझानी चाहिए, नॉन वायलेंस के तरीके से सुलझानी चाहिए। दैट्स इट। यहां पर आप बोल के थैंक यू बोल के चुप हो सकते हो। आपका जीडी का काम हो गया, आपका जीडी क्रैक भी हो गया। तो कुछ ऐसा बड़ा पहाड़ नहीं है जिसको आपको परेशान होने की जरूरत है। बहुत सिंपल से टूल्स एंड टेक्निक है। जब आप बोल रहे हो, अब इसमें जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफी जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज 6 पॉइंट क्या निकला अपना? बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज के अंदर आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। टोन जो है वो फर्म होना चाहिए, ज्यादा जोर से भी नहीं, ज्यादा धीरे भी नहीं। मतलब ऐसा भी धीरे मत बोले कि केवल हम ही सुन रहे हो, समझ में आ रहा है, और इतना जोर से भी मत बोलो कि सामने वाले को मतलब ऐसा लगे कि भैया चुप हो जा। तो टोन जो होना चाहिए वो फर्म होना चाहिए। टेम्पो जो होना चाहिए आपका बोलने का नॉर्मल होना चाहिए। मैं थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट बोलने की कोशिश करता हूँ और बोलता भी हूँ, ठीक है। अब बहुत से लोग और भी फास्ट फॉरवर्ड करके अभी मेरे को देख रहे होंगे, बताना कौन सी प्ले स्पीड पे आप देख रहे हो, 1.5, 1.6, 2 कितने पे देख रहे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि अभी मैं बड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ। और उसका मेन रीज़न ये है कि ये जीडी का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस लेवल और आपका ड्रेसिंग सेंस भी उसके अंदर आ गया। मीन्स कि आपको फॉर्मल जाना है। अब कोई भी बच्चा हो, जैसे बीबीए का, बीकॉम का, इतना नॉर्मल उसके अंदर एटिकेट तो मेरे को लगता है डेवलप हो ही गया है कि वो नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस के अंदर जाता है, क्लीन शेव करके जाता है, और कोई गर्ल भी हो तो वो नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस के अंदर ही वहाँ पर अपन बैठते हैं, अगर अपन सीरियसनेस होते हैं इंटरव्यू के लिए। आई होप ये 6 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो, टॉपिक आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, आपको एक्टिव लिसनर भी बनना है, आपको स्टार्ट करने की कोशिश करनी है, अगर कर सको तो एक्स्ट्रा मार्क्स है, स्टार्ट ना कर सको तो कंक्लूड तो करना ही करना है ना। और स्टार्ट और कंक्लूड दोनों कर दो तो फिर तो 4 चांद लग गए आपके जीडी में। फैक्ट एंड फिगर आपको कोशिश करनी है कि बहुत अच्छे से आप उसमें कुछ एग्जाम्पल दे सकें, कोई बात, अपनी बात बतानी है, मनवानी है। और जीडी के अंदर डिस्कशन हो रहा है, डिबेट नहीं हो रही है। आपको किसी को नीचा नहीं दिखाना, आपको किसी के ऊपर एग्रेशन नहीं दिखाना, आपको अपनी बात तर्कों के माध्यम से रखनी है, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर, है ना। और इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज में आपको फर्म टोन यूज करना है, आपको आई कांटेक्ट बना के रखना है, सबकी तरफ देखना है। अगर इन्विजिलेटर को देखो तब भी ठीक है, बढ़िया, वरना तो टीम की तरफ तो देखना ही है। तो ये सारी की सारी बातें अपन को ध्यान रखनी है, और इसलिए नॉर्मल जीडी हो जाता है। और याद रखना, जीडी के अंदर लगभग सबके परसेप्शन सही होते हैं। हो सकता है यूक्रेन वाले रशिया को दोष दे रहे हो और रशिया वाले यूक्रेन को दोष दे रहे हो, और दोनों के परसेप्शन अपनी अपनी जगह सही हो।
आपका मेन जो मुद्दा है वो किसी का परसेप्शन, अपना परसेप्शन पॉइंट आउट करने का है और यहाँ पर डिस्कशन का पॉइंट है। इसलिए जीडी में हमेशा आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पे बोला जा सकता है। कोई ये नहीं बोलेगा चंद्रयान 3 और चंद्रयान जो 4 आने वाला है इसके बीच में डिफरेंस बताइए, ये आपका जीडी का टॉपिक है, क्योंकि ये इस तरीके के टॉपिक नहीं आएंगे। हमेशा स्पीक कर सकें आप, इन्विजिलेटर यही टॉपिक देगा और बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत सामान्य भाषा में आप समझाएं। आप कंफर्टेबल हैं इन इंग्लिश तो इंग्लिश में बोलें, आप कंफर्टेबल हिंदी में तो हिंदी में बोलें, बट मस्ट अवेयर योर ऑडियंस कौन सी है। यदि आपकी ऑडियंस इंग्लिश मीडियम की है और सारे इंग्लिश के हैं तब आपको इंग्लिश में ही बोलना होगा, और अगर उनके लिए भी अंडरस्टैंडेबल है तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। इसमें कोई ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन चेक हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपका ये चेक हो रहा है कि आप लीडिंग कर सकते हो, लीडर बन सकते हो कि नहीं। यहाँ पर आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक नहीं हो रही। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए कि वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के कारण ये सोचते हैं कि जीडी इज ऑल अबाउट इंग्लिश। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जीडी इंग्लिश टेस्ट होगी, ठीक है, मान लिया कि थोड़ा सा लैंग्वेज आपका फिनोमेना चेक हो सकता है, लेकिन ओवरऑल वही चेक हो रहा है इसलिए नहीं है। यहाँ पर आपकी लीडरशिप क्वालिटी चेक होती है, ठीक है। जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री साहब, हाइट हेल्थ बिल्कुल कम, दुबले पतले से व्यक्ति थे, लेकिन पाकिस्तान को हरा दिया उन्होंने। गांधी जी को देखो आप, दुबले पतले से व्यक्ति थे, लेकिन अंग्रेजों को भगा दिया उन्होंने। तो आप आपका कितना पर्सनैलिटी क्या है उससे कहीं ज़्यादा आप बोलते कैसे हैं, आप में लीडरशिप की क्वालिटी क्या है, ये सारी की सारी बातें जीडी के अंदर चेक होगी। और फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है कि नहीं सर एक सेपरेट अपन रिज्यूम के ऊपर जीडी के ऊपर बात करते हैं, तो फील फ्री टू कमेंट, उसके ऊपर भी मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो बनाने का। अब नेक्स्ट आ जाता है इंटरव्यू। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हर एक स्टूडेंट की लाइफ में कि जॉब का इंटरव्यू क्रैक करना। बहुत 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 ज़्यादा बच्चे नर्वस रहते हैं। तो सबसे पहला प्राइम रीज़न ये रहता है इंटरव्यू फेल होने का, नर्वसनेस। तो नर्वस नहीं होना है कभी भी इंटरव्यू में। याद रखिए उसने आपको बुलाया था जॉब के लिए, आप नहीं गए थे। उसने कहीं पे वैकेंसी दी थी और आपको वहाँ बुलाया गया था कि आप अपने बारे में वहाँ पर बात करिए। तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से ही बात करनी है। इंटरव्यू स्किल कुछ होती है लाइक प्रिपरेशन, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, रिसर्च, कॉन्फिडेंस, अडेप्टेबिलिटी, क्वेश्चन हेल्डिंग एंड फॉलो। ये 5-6 पॉइंट है। बुक के लिए तो बहुत सिंपल है। प्रिपरेशन की मीन्स कि जिस भी कंपनी में आपका इंटरव्यू है उसके बारे में कुछ पढ़ के जाएं। जिस भी जगह आपका इंटरव्यू है उसके बारे में प्रिपेयर करके जाएं कि ये कंपनी क्या है, इस कंपनी में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, किस पोजीशंस के लिए जॉब है। लाइक कि मैं अकाउंट मैनेजर के लिए जा रहा हूं तो मेरे को कॉमर्स में टैली के मैं अच्छे से सीख के जाऊंगा, एक्सेल थोड़ा सा सीख के जाऊंगा, उसके बारे में नॉलेज लेके जाऊंगा, एक बार रिफ्रेश करके जाऊंगा सारी की सारी चीज़ें। बॉडी लैंग्वेज हमेशा काम होनी चाहिए, शांत स्वभाव से आपको बात करनी चाहिए, कॉन्फिडेंटली आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन आपका सॉफ्ट टोन में होना चाहिए और डिपेंड ऑन द इंटरव्यूअर। अगर वो हिंदी में पूछ रहा है तो आपको हिंदी में बोलना चाहिए, और अगर वो इंग्लिश में पूछ रहा है तो आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए। यहाँ पर लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी भी चेक हो रही है। इफ कह सकते हो कि इन्विजिलेटर यदि आपको इंग्लिश में बात करेगा कि यस टेल मी आनंद अबाउट योर सेल्फ, सो माई नेम इज़ आनंद व्यास, बेसिकली आई एम फ्रॉम राजस्थान and I did my schooling and graduation from there only. Then I shifted to Udaipur for my masters in business administration with major as HR and minor as marketing. Also I pursued my PhD course curriculum from the JECRS University Jaipur at the scholarship basis in the stream of the management. Almost 4 years I worked there as a research scholar and I cracked my PhD course, complete my PhD course curriculum. So that's it. I have 14 years of experience and I wrote the 24 books currently. So that's a gist. ओके फिर अगर वो पूछता है तो जैसे कि अब मेरा बोलना हो तो वहाँ पर 15 मिनट का समय लग जाता है। मैंने मेरा भी काफ़ी आपको शॉर्ट करके बताया है। आप बोलोगे तो आपका हो सकता है फ्रेशर हो तो थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि हमको हमारे एक्सपीरियंस के बारे में कि किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में थे, क्या थे, थोड़ा समय लग जाता है। तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन सॉफ्ट टोन में रखना है। माय नेम इज आनंद, बेसिकली आई एम फ्रॉम राजस्थान, इस तरीके की बातें नहीं करनी है। यानी कि ये सारा कब होगा, जब आप नर्वस होंगे। बेसिकली यदि आप नॉर्मल होता है ना, कोई बंदा नॉर्मली बात कर रहा होता है फ्रीली, भले वो बॉय हो या गर्ल हो, तो वो नॉर्मल टोन में बात कर सकता है, लेकिन जरा भी उसके ऊपर प्रेशर आया तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। एक बॉलर जो नॉर्मल बॉल यॉर्कर बहुत अच्छा फेंकता है, लेकिन जैसे ही फाइनल के लास्ट ओवर का प्रेशर आया वही यॉर्कर फुल टॉस बन जाती है ना। चेतन शर्मा मियांदास साहब ने छक्का मार के पाकिस्तान को विजय दिलाई थी और भारत काफ़ी दुख में था उस समय, और इस तरीके की बातें रहती है।
क्योंकि प्रेशर जो होता है ना, उसमें हम सही चीज़ करते करते भी गलत कर जाते हैं। डरना जरूरी होता है, लेकिन भय जरूरी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भय जरूरी नहीं है, है ना। भय सबको लगता है, डर सबको लगता है, लेकिन फिर भी हमको आत्मविश्वास बना के रखना चाहिए। हमको इतना परेशान नहीं होना चाहिए कि इसके बाद दुनिया खत्म हो रही है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। बी रिलैक्स, बी काम। कॉन्फिडेंस, अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब कि अगर उसने कोई वेग क्वेश्चन पूछ लिया, उसने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, तो वहां पर घबराना नहीं है। अगर आपको जवाब आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आप बोल सकते हो सॉरी बट मैं प्रयास कर सकता हूं। बहुत सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको कोई जवाब का नहीं आता, कोई सवाल का जवाब नहीं आता, तो अब सीधे सीधे बोल सकते हो सर मुझे इसके बारे में इतना पता तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप डायरेक्टली मना कर देते हो सॉरी सर आई डोंट नो बट आई ट्राई, तो अगर आप ट्राई कर रहे हो तो हो सकता है आप गलत बोलो, और गलत ही बोलोगे क्योंकि आप ट्राई कर रहे हो, है ना। अगर सही आता हो तो आप सीधे ही बोल देते। तो आप ट्राई कर रहे हो, अगर गलत बोल रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। लेकिन आपने ट्राई नहीं करा, अगर आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो तो गलत बात है। और अगर आपको बिल्कुल ही लग रहा है कि सर इसमें तो कुछ भी नहीं पता, जीरो नॉलेज है, अगर कोई इक्वेशन पूछ ली गई, कोई फॉर्मूला पूछ लिया गया जिसमें हम ट्राई भी नहीं कर सकते, तो फिर आप उसको छोड़ सकते हो, उस टॉपिक को। फिर बोल सकते हो सर इसमें नॉलेज नहीं है, बट वो भी स्माइल करके सर ये थोड़ा रह गया था, है ना। और क्वेश्चंस को हैंडल करना, मैंने बहुत बार ऐसे इंटरव्यू फेस करे हैं जिसमें मल्टीपल पर्सन मेरे से मल्टीपल क्वेश्चंस पूछने, यानी कि इसने पूछा, इसका जवाब खत्म होते होते दूसरा कोई पूछ लेता था, इसने पूछा, इसका जवाब खत्म होते होते दूसरा कोई पूछ लेता था। और ऐसा बहुत बार होगा जब भी स्ट्रेसफुल और हायर पैकेज के जॉब इंटरव्यू होंगे, तो ऐसा होना ही है। मतलब कि अगर कोई 6-7 लाख रुपए आपको साल भर के दे रहा है, साल भर के मतलब कि 50,000 की नौकरी दे रहा है, तो आपके ये ऐसा क्वेश्चन होगा ही होगा। आपसे वो एडवर्ड क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो उस पे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो चेक कर रहा है कि आप उस समय प्रेशर कैसे हैंडल कर सकते हो, है ना। और लास्ट में फॉलोअप होता है, आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, फिर वो भी पूछ सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं कि सर छुट्टियां कब मिलेगी, इस तरीके का क्वेश्चन। खैर जोक सपाट ऐसा पूछना नहीं है, वो एचआर से जब आपका एचआर राउंड हो तब आप डिस्कस कर सकते हो। नहीं पूछना ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एचआर के बंदा इधर, एचआर का जो बंदे रहते हैं वो राइट पर्सन रहते हैं उस पर जवाब देने के लिए। आपको फॉलोअप के अंदर क्या पूछना है, आपको फॉलोअप के अंदर कंपनी के प्रोटोकॉल्स के बारे में आप पूछ सकते हो कि सर मैंने इतना आपके बारे में नॉलेज लिया था, आपकी कंपनी के बारे में, क्या वास्तव में हम इस लेवल पे हैं या हम और क्या करना चाह रहे हैं, और सर मेरी जॉब रोल्स की पोजीशंस क्या क्या हो सकती हैं, अगर आप मुझे हायर करेंगे तो सर मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर करेंगे ही ये बोल सकते हो, सर मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी जिससे मैं मेरी प्रोफाइल थोड़ा सा और एनरिच कर सकूँ, यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले थोड़ा सा और पढ़ सकूँ उसके बारे में, तो उसको काफ़ी अच्छा लगेगा, है ना। मीन्स कि आप उससे आपकी उसकी कंपनी के बारे में कोई क्वेश्चन करोगे, अपनी जॉब पोजीशंस के बारे में क्वेश्चन करोगे, तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है। ये मेरा पर्सनल मतलब कह सकते हो कि एज ए एचआर में रहा हूँ, करीबन 1.5 साल मैंने नौकरी करी है एज ए एचआर, और काम यही था, रोज सिलेक्शन रिक्रूटमेंट का बेसिक कोर जॉब थी, एमएनसी में भी थी, ये भी बता देता हूँ। तो अच्छा लगता है जब कोई कंपनी के बारे में आउटपुट पूछ रहा होता है या अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जानने के लिए पूछ रहा होता है। और अगर रही बात छुट्टियां और सैलरी की, तो वो तो एचआर राउंड में आपको क्लियर करना होता है और वो बता भी देते हैं, ठीक है। तो ये इंटरव्यू की स्किल्स रहती हैं, इसमें आपको कम्युनिकेशन करना है। यहाँ पर आपको इंग्लिश का कम्युनिकेशन भी थोड़ा नेसेसरी हो जाता है, राइटिंग कम्युनिकेशन, ग्रामर की इसमें इतनी चिंता नहीं होती, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका चेक किया जाता है। तो और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी में भी जवाब दे सकते हैं। अब जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गए हैं, इसका ये क्वेश्चन बनता है बिजनेस कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट के अंदर, उसमें क्या हेल्प होती है, एक तो कनेक्टिविटी हेल्प हो गई है, स्पीड एंड एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई है। कम्युनिकेशन में क्या क्या इंप्रूव हुआ है, कनेक्टिविटी बढ़ गई है, स्पीड बढ़ गई है, ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट आ गया है, और मल्टीमीडिया का इंटीग्रेशन हो गया। मल्टीमीडिया यानी कि वीडियो फाइल्स हो गई, इमेजेस हो गई, ये सारी इंटरनेट, इंट्रानेट, इंटरनेट, ईमेल्स, ये 3 टर्म है, एक ही साथ समझा देता हूं। ईमेल तो बेसिकली मेल को कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो मेल होता है उसको मेल कहते हैं। इंट्रानेट क्या होता है, जो हमारे, याद रखना, इंट्रानेट, सारी की सारी जो बैंक्स होती है वो इंट्रानेट पे चलती है, इंटरनेट पे नहीं चलती होती। इंट्रानेट यानी कि उनका खुद का एक सर्वर हो रहा होता है, यानी कि आईसीआईसीआई का खुद का सर्वर है, ठीक है।
खुद का सर्वर है, इसी से ही सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उनके सारी ब्रांचेस के, इसलिए हम रियल टाइम में डेटा मॉनिटर हो जाता है और उसको कैप्चर करना मुश्किल होता है, इसको हैक करना मुश्किल होता है। और इंटरनेट पे क्या होता है कि दो कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं, ये अलग www.organization जो है वो इसको हेल्ड करती है। तो इंटरनेट अपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, हो सकता है लैन वायर कनेक्शन भी अपन इसके अंदर कनेक्ट कर ले। तो इंटरनेट प्राइवेट नेटवर्क होता है, बेसिकली प्राइवेट नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन यूज टू इंटरनेट लाइक टेक्नोलॉजी, यानी कि प्राइवेट नेटवर्क है ये, है ना। इज अलाउड टू एम्प्लॉय शेयर इन्फॉर्मेशन, जैसे बैंक के अंदर किया जाता है, इधर एंट्री करी, आपका दिल्ली में ब्रांच है या जयपुर में ब्रांच है या लखनऊ में ब्रांच है, कहीं पे भी आपकी एंट्री रियल टाइम में वो पैसे अकाउंट में पहुंच जाते हैं, ठीक है। इंटरनेट के अंदर भी रियल टाइम होता है, लेकिन ये ग्लोबल नेटवर्क है, एक पब्लिक नेटवर्क के एक्सेसिबल में आता है, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको हेल्ड करती है। और ईमेल तो आप सबको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, शेयरिंग ऑफ द नॉलेज और शेयरिंग ऑफ द कम्युनिकेशन के लिए काम आता है, मैसेज भेजने के लिए, डॉक्यूमेंट भेजने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और इंटरनेट पे यूजुअली यूज होता है, इंटरनेट पे भी यूज होता है, ठीक है। एसएमएस क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग टेक्नोलॉजी होती है, सर्विसेज होती है, जिसके अंदर हमको 160 कैरेक्टर्स हैं, चेक कर लेना, हाँ 160 कैरेक्टर्स हैं, इसको आप भेज सकते हो जब हमको शॉर्ट मैसेज भेजना होता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि वीडियो कॉल के थ्रू जब हम बात कर रहे होते हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो भी सेम है, बस टेली कॉन्फ्रेंसिंग में आप कह सकते हो ऑडियो कॉल हो गया तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, और वीडियो कॉल हो गया तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई। क्लियर है, लाइक जूम, गूगल मीट, ये सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में हम फोन पे सारे लोग कॉन्फ्रेंस होके बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल से पॉइंट है, इसी के साथ हमारी यूनिट 4 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो फील फ्री टू कमेंट, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।